हाय एवरीवन, आई एम सुमन मलिक और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूएनओ के बारे में, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो इस टॉपिक को मैंने क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया है, जिससे इसे समझने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे कि भी इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है, लाइक इसका एस्टेब्लिशमेंट, गोल्स, टारगेट, मेंबर्स कितने हैं, इसके इनिशियली कितने मेंबर्स रहे, लैंग्वेज क्या है, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि भी किस तरह से इसने प्रोग्रेस की है, क्या डेवलपमेंट करी है। फिर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यूएनओ के ऑर्गन्स कितने हैं और वो जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं, कौन कौन कंट्रीज़ वहाँ पर उसकी मेंबर हैं, टोटल कितने मेंबर्स हैं, उनकी पावर्स क्या हैं और वो किस तरह से फंक्शन करती है, हम देखेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि भी इंडिया का क्या स्टेटस है यूएनओ के अंदर, या फिर यूएनओ का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि वो कितनी अहमियत रखता है वर्ल्ड लेवल पे। और जो अभी एक हालिया रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली की अभी 2019 में एंड 20 के अंदर, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, क्योंकि उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो नए इलेक्ट कर लिए गए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी ना, वो शायद आपको किसी एक सिंगल वीडियो में तो नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ देखिएगा इस वीडियो को शुरू से एंड तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूएनओ, की यूएनओ क्या है। तो यूएनओ जो मैंने अभी बताया इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, दैट इज़ 24 अक्टूबर 1945। जब आप किसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखें ना, तो उसको वर्ल्ड लेवल से लाइक जो हिस्ट्री है उससे रिलेट करिए। जैसे कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तो इट मीन्स ये सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद बना था 24 अक्टूबर 1945, और इसे यूनाइटेड नेशन डे भी कहा जाता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपसे डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट डे ही पूछे, हो सकता है यूनाइटेड नेशन डे कौन सा है, क्या डेट है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 इसका एस्टेब्लिशमेंट डे है, राइट। अब इसका ऑब्जेक्ट और गोल क्या है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की क्या वजह थी, इसका क्या गोल रखा गया, क्या टारगेट रखा गया जो इसे अचीव करना था। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, तो विश्व जो है 2 वर्ल्ड वार देख चुका था, बहुत सारी तबाही हो चुकी थी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ नहीं था, प्रोग्रेस के नाम पे कुछ नहीं था और शांति के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। तो दोबारा से मानव जाति को कोई भी वर्ल्ड वार या किसी भी तरीके का वार डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिले, नहीं फेस करने को मिले, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और इसका टारगेट और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी रखा गया था। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। तो इसके यूएनओ के जो 6 ऑर्गन है उसके सिर्फ एक आईसीजे को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गन्स के जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क के अंदर है, क्योंकि आईसीजे का द हेग के अंदर है जो नीदरलैंड में है, ये वहाँ पर आईसीजे का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन, ये जो नाम है ये किसने दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ये नाम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था। अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, तो इनिशियली 51 मेंबर्स थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग फादर्स भी कहते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो 50+1, अब 50+1 कैसे, क्योंकि जो पोलैंड था उस टाइम पे वहाँ पर कोई परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी जो इस चार्टर पे साइन कर सके। तो बेसिकली स्टार्टिंग में 50 मेंबर्स ने इस पर साइन किया था, एक पोलैंड ने बाद में किया था, तो इसे 51, टोटली 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके। नेक्स्ट, यूएनओ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बेसिक जो रिटन फॉर्म है उसको हम चार्टर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, उसको हम चार्टर कहते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का इस्तेमाल किया, तो उसे चार्टर कहा जाता है। चार्टर में सबसे पहले प्रेम्बल दिया गया है, प्रेम्बल में बताया गया वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्टार्टिंग इस लाइन से होती है। यहाँ पर नेशंस की बात, यूनाइटेड नेशन की बात की गई है, किसी कंट्री की बात नहीं हुई है, किसी स्टेट की बात नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन के जो हम लोग हैं ये कहा गया, हम पर्टिकुलर किसी कंट्री से नहीं, यूनाइटेड नेशन से बिलोंग करते हैं। जब आप अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो प्रेम्बल में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन बोला गया है, राइट। अब एट प्रेजेंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं और +2 ऑब्जर्वर हैं।
दो जो कंट्री हैं वो ऑब्जर्वर रखी गई हैं, वो है होली सी एंड पैलेस्टीन, जिन्हें हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, मेंबर नहीं है, उस तरीके के मेंबर नहीं, जो 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं उस तरीके के नहीं हैं। तो 193rd ये जो लास्ट मेंबर ये कौन है, ये है साउथ सूडान। साउथ सूडान पहले भी यूएनओ का मेंबर था, लेकिन 2011 में सूडान का पार्टीशन हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो साउथ सूडान ने डिसाइड किया कि वो नए सिरे से फिर से मेंबरशिप लेगा यूएनओ की, तो वो 93rd मेंबर बना। नेक्स्ट, यूएनओ के अंदर सबसे पावरफुल जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। अभी जो 10 जो नॉन परमानेंट हैं उसमें 5 जो है नए ऐड हुए हैं, मतलब फेरबदल हुआ है, न्यू इलेक्ट हुए हैं, और इंडिया उनमें से एक है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन। सो हमें अभी यहाँ पर इसके 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके बारे में देखना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से आज तक वो वही 5 परमानेंट मेंबर रहे हैं, वो कभी बदले नहीं हैं और ना ही बदलने की कोई उम्मीद है। तो ये 5 हैं, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड ब्रिटेन। ये 5 इसके फाउंडिंग फादर्स कह लीजिए या परमानेंट मेंबर ही हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। अब इनके पास एक स्पेशल पावर है, वीटो पावर, जिसे हिंदी में निषेधाधिकार कहा जाता है। अगर इन्हें कोई मैटर या कोई इशू पसंद नहीं आता है तो उस पर ये वीटो लगा देते हैं, मतलब उसका बहिष्कार कर देते हैं, वहाँ पर वो इशू जो है फेल हो जाता है, वो जो बिल होता है जो भी वो फेल हो जाता है, वो माना नहीं जाता है, तो ये वीटो पावर होती है। अब इसकी लैंग्वेजेस, तो यूएनओ ने जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज बताई हैं, दैट इज़ इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, अरबी, रशियन एंड स्पेनिश। लेकिन जो इसका ऑफिशियल काम है वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच ही 2 ऐसी भाषा जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इन्हीं 2 भाषाओं में इसका ऑफिशियल वर्क होता है। नेक्स्ट है फ्लैग। यूएनओ का जो फ्लैग है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का और बीच में अर्थ छपी हुई है, और उस अर्थ के जो तरफ दोनों तरफ है ऑलिव, जिसे हिंदी में जैतून कहते हैं, उस पेड़ की टहनियाँ हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि यूएनओ का जो फ्लैग है उसमें जो टहनियाँ है वो कौन से पेड़ की है, तो वो ऑलिव है, जैतून का पेड़ जो होता है उसकी टहनियाँ है, क्योंकि वो पीस का सिंबल, शांति का सिंबल माना जाता है उस पेड़ की टहनियों को, इसीलिए उसमें ये दिखाया गया है यूएनओ के फ्लैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ द यूएनओ, मतलब यूएनओ का क्या अतीत रहा है, इससे पहले भी क्या कोई ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसकी थीम पर यूएनओ को बनाया गया हो, या फिर क्या रीज़न्स रहे थे यूएनओ को बनाने के लिए। तो विश्व जो है 2 वर्ल्ड वॉर देख चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से लेकर 18 तक चला था, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, जिसे फादर ऑफ द यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि उसी की थीम पर बाद में यूएनओ को बनाया गया था। तो लीग ऑफ नेशन के ऊपर सेम वही जिम्मेदारियाँ थे कि भी वर्ल्ड जो है दोबारा से किसी वर्ल्ड वॉर को ना देखे, किसी भी बड़े युद्ध को ना देखे, जिससे जो है विश्व जो है किसी बड़ी तबाही से बच जाए। तो लेकिन लीग ऑफ नेशन के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने लीग ऑफ नेशन का इस तरह से इस्तेमाल किया जो अपने उनके पर्सनल बेनिफिट्स थे उस कंट्रीज़ के, उनको फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल किया, ना कि विश्व को युद्ध से रोकने के लिए इस्तेमाल किया है। जिसके बाद जो है नाज़ीवाद आया और इसकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो है फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, और 45 में यूएनओ को बनाया गया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूएनओ का। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो विश्व को चाहिए था कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जहाँ पर वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ जो हैं उसकी मेंबर हों। तो अगर वो मेंबर होगी तो देन ऑफ कोर्स वो उसके मोटो को, उसके ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगी। तो यूएनओ को बनाया गया था। तो यूएनओ को बनाने के पीछे एक लिस्ट है कॉन्फ्रेंसेस की, लाइक अराउंड 9 कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें यूएनओ की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया, किसी में उसका चार्टर बनाया गया, किसी में उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया, किसी में उसके ऑब्जेक्ट पे डिस्कस किया गया, उसके गोल्स पे डिस्कस किया गया। तो इसकी 9 जो कॉन्फ्रेंसेज है वो हम देख लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस की लिस्ट आपको वैसे इसके बैरेक्ट में भी मिल जाएंगे, उसमें भी देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसके जो की पॉइंट्स हैं इन कॉन्फ्रेंसेस के वो बताने वाली हूँ। तो पहला अटलांटिक चार्टर जो है अगस्त 14, 1941 में हुआ था। ये अटलांटिक ओशन में एक शिप पे 2 नेता मिले थे। ये थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया था जो नाज़ीवाद था उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसको ख़त्म करके ही सेकेंड वर्ल्ड वार को ख़त्म किया जा सकता था। ये उन्होंने डिसाइड किया था। अभी तक
कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया था यूएनओ के लिए, सिर्फ एक आइडिया प्रिपेयर किया गया था। अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हो जाएगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ एक ये आइडिया की शुरुआत हुई थी यहाँ से। नेक्स्ट था द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, जो 1 जनवरी 1942 वॉशिंगटन में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, जो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का जो आइडिया जो है वो यहाँ पर रखा गया था। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया था कि भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम हम ये रखेंगे, कि आइडिया प्रिपेयर करके सबके सामने ही रखा गया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। नेक्स्ट है मॉस्को डिक्लेरेशन, जो अक्टूबर 30, 1943 में हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट सीक्वेंस वाइज है तो ऑफकोर्स। नेक्स्ट है तेहरान कॉन्फ्रेंस, जो 1 दिसंबर 1943 में हुआ था, और इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट एंड स्टालिन इन तीनों ने मीटिंग करी थी, और अगेन फिर से जो यूएनओ का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, इसको डिस्कस किया था। क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल जो कंट्रीज़ है वो जो स्टेप उठाती है तो बाकी कंट्रीज़ भी ऑफकोर्स उसे ही फॉलो करती है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस रहे हैं, तो इन्होंने इसको आइडिया को और डेवलप करा था इस मीटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस, जो वॉशिंगटन में हुई थी सितंबर 1944। तो इसमें यूएनओ का जो ब्लूप्रिंट था वो प्रिपेयर किया गया था, लाइक कि यूएनओ के अंदर किस तरह के ऑर्गन्स रखे जाएंगे, इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसकी पावर्स क्या होंगी, किस तरह से वर्क किया जाए। तो एक पूरा ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया गया था बाकी कंट्रीज़ को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है याल्टा कॉन्फ्रेंस, जो 11 फरवरी 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है इसका सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया था, सभी लोगों ने इस पर साइन कर दिया गया था। तो ये 25 जून 1945 को हुआ था, और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स है 51 जो मेंबर्स है जिन्होंने इस चार्टर पे साइन किया था वो लोग मिले थे और इसके चार्टर पे साइन किया गया था। और 24 अक्टूबर 1945 से यूएनओ जो है ऑपरेशन में आया था, ऑपरेटिव हुआ था। तो जनरल असेंबली की सबसे पहली मीटिंग जो थी, फर्स्ट सेशन जो था 10 जनवरी 1946 को हुई थी। तो इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड में इतना ही, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने का नहीं था। तो सिर्फ ये सीक्वेंस वाइज आपको कॉन्फ्रेंसेस पता होनी चाहिए, कब कहाँ पर कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, ईयर के साथ इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए और जगह पता होनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसके आप मेंबर्स पता करें कि भी कौन कौन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन हुआ था, ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे सब कुछ आता है। तो इसके ऑर्गन्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है प्रिंसिपल ऑर्गन, दूसरा है सब्सिडरी ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन जो 6 ऑर्गन में अभी जो आपको बताऊंगी। सब्सिडरी ऑर्गन होते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली टाइम पे जो क्रिएट करते हैं, लाइक यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, इकोनॉमी या सोशल इशू से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गन बनाना पड़ गया एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देता हो उसके बाद चाहे तो यूएनओ उसे बंद भी कर दे, ख़त्म कर दे उस ऑर्गन को, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब्सिडरी ऑर्गन्स होते हैं, ये जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल ही बनाती है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है, इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बताए गए हैं। पहला जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे एंड द सेक्रेटरीट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसकी, वो हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जनरल असेंबली को देख लेते हैं। अब जनरल असेंबली जो है ये वर्ल्ड की हर कंट्री जो है इसकी मेंबर है, इसे विश्व संसद भी कहा जाता है। तो इसके 193 टोटल मेंबर्स हैं, तो हर कंट्री इसकी मेंबर है, राइट। अब जो इसके ये 6 ऑर्गन जो मैंने आपको बताया, इन सब का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर, सिर्फ आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो द हेग के अंदर जो नीदरलैंड में है। बाकी सबका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर ही है। टोटल जनरल असेंबली 193 मेंबर्स हैं इसके। तो जो ये 193 मेंबर्स हैं, ये हर कंट्री जो है अपने अपने देश से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, मैक्सिमम 5, मिनिमम 1। तो इन सभी 5 का जो वोटिंग है वो एक समझा जाता है। ऐसे नहीं कि एक सिंगल वोट समझा जाता है, 5 लोग भेजे तो 5 वोट, ऐसा नहीं है। उन सबका टोटल 1 वोट समझा जाता है। तो और इसकी जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो साल में 1 बार होती है, जनरली सितंबर टू दिसंबर इसकी मीटिंग होती है। अब जनरल असेंबली का काम क्या होता है, लाइक मेंबर्स का इलेक्शन करना, अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना, जो अपने इनके ऑर्गन है इसका प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन करना, अपने किसी हेड का इलेक्शन करना, या फिर किसी कमेटी को बनाना, किसी सब्सिडरी ऑर्गन को बनाना, या फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन करना, जो
जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी हेल्प से, उनके रिकमेंडेशन से जनरल असेंबली ही उसको इलेक्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट प्रिपेयर करना, क्योंकि वर्ल्ड के ये जो जितने भी मेंबर हैं सभी अपना एक छोटा छोटा हिस्सा जो है फंडिंग जो है वो यूएनओ को देते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो फंड है जो वो अमेरिका से आता है। ऑफ कोर्स वो इतना पावरफुल है, उसकी पोजीशन ही इतनी बड़ी है, तो उसकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है अमेरिका माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें इसके वर्क जो मैंने आपको बता दिए, बजट हो गया, पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर है, तो बेसिकली आप इसको वर्ल्ड की संसद समझकर करिए। तो किसी संसद में जो जो काम होते हैं वो सारे ही काम यहाँ पर जनरल असेंबली के होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है, अब अगर किसी बिल को, किसी मैटर को अगर पास करना है तो कितना मेजॉरिटी होनी चाहिए, इसमें 2/3 मेजॉरिटी बताई गई। अगर किसी बिल को उसमें पास करना है तो 2/3 मेजॉरिटी जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तभी इसका 2/3 मेजॉरिटी बताई गई है इसमें, राइट। नेक्स्ट हम इसमें आगे देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट ऑर्गन है इसका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। सबसे पावरफुल ऑर्गन है इसके अंदर। इसमें टोटल 15 मेंबर्स है, 5 + 10, 5 परमानेंट है, 10 जो है नॉन परमानेंट है। अभी जो रिसेंटली जो अभी एक मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली की, उसमें जो है 5 मेंबर्स जो हैं नए चुने गए और इंडिया उनमें से एक है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, जो इसका करंट सिनेरियो जब मैं आपको समझाऊंगी तब इस मीटिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब 2 साल बाद, अब सारे एक साथ नहीं रिटायर हो जाते हैं, धीरे धीरे 2 साल बाद ये जो इनकी सदस्यता है ये जो ख़त्म हो जाती है, फिर नए मेंबर्स को चुना जाता है, राइट। अब जो 5 परमानेंट मेंबर अभी जो मैंने आपको बताए भी थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इनके पास वीटो पावर होती है, जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं। किसी भी इशू को या किसी भी बिल को अगर फेल करवाना हो, उस पर अपनी सहमति नहीं देनी है, तो उसे वीटो लगा देते हैं। और इसको वीटो लगाने का एक और तरीका होता है कि आप वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट ही ना हो। अगर आप वोटिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है तो इसका भी यही मतलब समझा जाएगा कि आपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, राइट। सबसे ज़्यादा वीटो पावर जो है रशिया ने इस्तेमाल की है। यूएसएसआर जब ये था, जब रशिया का जो विभाजन नहीं हुआ था तब वो यूएसएसआर कहा जाता था, तब तक उसने सबसे ज़्यादा बार वीटो का इस्तेमाल किया था। और वीटो का सबसे पहले इस्तेमाल जो है अमेरिका ने किया था। जब रोडेशिया का इशू हुआ था तब अमेरिका ने सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी काउंसिल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो बाकी के यूएनओ के ऑर्गन्स हैं वो उनके पास पावर सिर्फ रिकमेंड करने की, वो सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन जो किसी को पुश करने की, किसी को प्रेशराइज करने की जो पावर है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। एक तरीके से वो अपने जो डिसीज़न है वो दूसरे पर्सन से, दूसरे स्टेट से है मनवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इसीलिए इसमें परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास एक तरीके से इतना ज़्यादा बजट जो है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूएनओ के अंदर ऑफ कोर्स इन्हीं कंट्रीज़ से आता है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता ही है। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर है इसके अंदर। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसको तुरंत री इलेक्ट नहीं कर सकते। अभी टेन्योर ख़त्म हुआ तो तुरंत उसको री इलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। री इलेक्शन हो सकता है लेकिन तुरंत नहीं हो सकता है, थोड़े टाइम के गैप बाद उसका दोबारा से उसको इलेक्ट किया जा सकता है नॉन परमानेंट के अंदर। अब किस तरह से जो नॉन परमानेंट है उनको इलेक्ट किस तरह से किया जाता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करती है जनरल असेंबली को, और जनरल असेंबली तब वो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनको चुनती है। नेक्स्ट इसका थर्ड ऑर्गन है इकोसोक, जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है। इसमें टोटली 54 मेंबर्स होते हैं और इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा किए जाते हैं और 3 साल के लिए किए जाते हैं। और इसके 18 मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 3rd ईयर, हर तीसरे साल में अराउंड इसके 18 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और इसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाता है इकोसॉक में ही। ये अपने आप में ही ये एक अपना अध्यक्ष जो है, प्रेसिडेंट जो है उसे चुनते हैं।
और यहाँ पर अगर कोई इशू या कोई मैटर को पास करना है तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। अगेन जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो वोट करते हैं, उनकी सिंपल मेजोरिटी से कोई भी मैटर या इशू बिल जो है यहाँ पर पास किया जाता है। अब इसका काम क्या है? जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, एजुकेशन या हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, इस तरह के जो इश्यूज़ है, जो इसके नाम को ही देख के पता चल रहा है, इस तरह के मैटर्स से ये डील करती है, जो इसका काम होता है। अब ये जो अपना अध्यक्ष, इकोसोक अपना अध्यक्ष जो चुनती है, अभी रिसेंटली जो इसकी प्रेसिडेंट बनी है वो है मोना जुल, ये नॉर्वे की हैं। ये 75th प्रेसिडेंट बनी है इसके अंदर। ये 25 जुलाई 2019 में इनका इलेक्शन हुआ है। तो ये इकोसोक की प्रेसिडेंट है। तो साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है इकोसोक की। ये जुलाई में होती है जनरली। न्यूयॉर्क या जिनेवा के हेडक्वार्टर में इसकी मीटिंग होती है। इकोसोक के बारे में ये था। नेक्स्ट है द सेक्रेटरीट, फोर्थ ऑर्गन है इसका। और इसका जो हेड होता है दैट इज़ सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ यूएन भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो सेक्रेटरीट के द्वारा किया जाता है। इसे इंटरनेशनल सिविल सर्विस भी कहा जाता है। अब सेक्रेटरी जनरल की हेल्प करने के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी बनाया जाता है और एक स्टाफ भी होता है। आपको सेक्रेटरी जनरल अकेला तो काम नहीं करेगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है और एक स्टाफ होता है। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है अभी 1 जनवरी 2017 में इनका इलेक्शन हुआ था। ये थे अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं और इनका टेन्योर जो है सेम होता है। सेक्रेटरी जनरल के इक्विवेलेंट इनका 5 साल तक का वो टेन्योर चलता है। अब करंटली सेक्रेटरी जनरल जो है दैट इज़ एंटोनियो गुटरेस। ये एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं। 2017 में इनका टेन्योर शुरू हुआ था और अब तक ये हैं। अब अगर यूएनओ का रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी को कहा जाता है तो वो सेक्रेटरी जनरल को कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएनओ, तो वो एंटोनियो गुटरेस हैं अभी, जो 2017 में इनका इलेक्शन हुआ था, मतलब इलेक्ट हुए थे और अभी 5 साल इनका चल रहा है। तो ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूएनओ। अब अभी तक 9 सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। अब इनकी मैं आपको एक बार लिस्ट बता देती हूँ ताकि आपको सीक्वेंस पता चले, क्योंकि क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से ही पूछा जाता है कि भी इसके बाद कौन सेक्रेटरी जनरल थे। सबसे पहला, ये सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, मतलब एक ऑफिशियली तरीके से जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे। ये दैट इज़ ग्लाडेन ज़ेब, ये फर्स्ट एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल थे। ये 24 अक्टूबर 1945 से लेकर 1946 तक रहे। ये ब्रिटेन के थे। इन्हें एज ए सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट में नहीं लाया जाता क्योंकि ये एक्टिंग में थे, राइट। तो हिज नेम इज़ ग्लेडवेन ज़ेब। सॉरी, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी अलग हो या गलत भी कह सकते हो, तो मैं इसका टाइप करके दिखा दूंगी आपको। दैट इज़ ग्लेडवेन ज़ेब। नेक्स्ट जो सीक्वेंस शुरू होता है, त्रिग्वे ली सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कहे जाते हैं। 1946 से 1952 तक थे। ये नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट है दाग हैमरशोल्ड, 1953 से 1961 तक रहे। ये स्वीडन के थे। ये एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे जब ये कोंगो का जो पीस कीपिंग मिशन के दौरान जो जहाज़ से जा रहे थे और इनका जहाज़ क्रैश हो गया तो इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्हें मरने के बाद नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था 1961 में। नेक्स्ट आए थे, थर्ड थे यू थान, जो 1961 से 62 तक रहे। ये म्यांमार के थे। फिर 62 से 71 तक रहे और ये फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल भी थे। यू थान थे इनका नाम। नेक्स्ट है कुर्द वालदेम, 1972 से 81 तक थे। ऑस्ट्रिया के थे ये। फिफ्थ है जेवियर पेरेस दे कुलियार, 1982 से 1991 तक पेरू तक थे ये, सॉरी पेरू के थे ये। सिक्स्थ है बुतरस घाली, 1992 से 1996 इजिप्ट के थे ये। सेवेंथ है कॉफ़ी अन्नान, कॉफ़ी अन्नान बड़े फेमस रहे थे, तो इसके बारे इनका जो टेन्योर वो आप याद रखिएगा। 1997 से 2006 तक रहे। ये 2 बार इलेक्ट हुए थे। ये घाना के थे और इन्हें भी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था। 8th है बान की मून, 2007 से 2016 तक थे। ये कोरिया के थे। ये भी 2 बार चुने गए थे। लास्ट जो अभी चल रहे हैं अभी 9th एंटोनियो गुटरेस जो हैं 2017 से अभी तक हैं। ये पुर्तगाल के थे और ये अपने पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1995 से 2002 तक ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा ICJ,
फिफ्थ ऑर्गन, ये इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो 3 अप्रैल 1946 में हुई थी, द हेग में, नीदरलैंड के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर था। तो आईसीजे से पहले, जैसे यूएनओ से पहले द लीग ऑफ नेशन था, तो आईसीजे से पहले क्या था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। उसके बाद ये आईसीजे, जो मतलब बाप बेटा ऐसे आप कह सकते हैं, तो अब ये आईसीजे है। तो यहाँ पर 2 टाइप की मेंबरशिप होती है, एक है ऑटोमेटिक मेंबरशिप, दूसरी वॉलंटरी मेंबरशिप। ऑटोमेटिक जो यूएनओ के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके भी मेंबर्स हैं, और दूसरी वॉलंटरली मेंबरशिप। वॉलंटरली वो होते हैं जो अगर आईसीजे के आगे कोई मैटर आ रहा है तो वहाँ पर उस कंट्री का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या फिर कोई कंट्री जो है चाहती है कि उसका मैटर जो है आईसीजे के अंदर जाए, तो वहाँ पर वॉलंटरी मेंबरशिप कहते हैं, राइट। तो इसमें टोटली 15 जजेस हैं हमारे, जो है जनरल असेंबली इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के द्वारा, और इनका टाइम पीरियड जो टेन्योर है वो 9 साल का होता है, जो री इलेक्ट भी हो सकते हैं और इनका तुरंत री इलेक्शन हो सकता है। जहाँ पर मैंने आपको नॉन परमानेंट का बताया तुरंत री इलेक्शन नहीं हो सकता, री इलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर तुरंत री इलेक्ट हो सकते हैं। और आईसीजे का जो कोरम है वो 9 जजेस का है, 9 जजेस +1, प्लस में 1 कौन है, जो नेशनल जज होगा, लाइक जो अगर किसी देश का मैटर आया है तो उस देश का भी एक जज उसमें ज़रूर होना चाहिए, तभी 9+1 जो है इसका कोरम होता है। अब इसका जो डिसीज़न है वो बाइंडिंग नहीं है अपने मेंबर्स पे। ऐसा नहीं है कि आईसीजे ने कोई मैटर डिसाइड कर दिया तो वो बाइंड हो गया, उसी के जजमेंट की तरफ वो फॉलो करेगा, लेकिन कोशिश की जाती है कि भी जो लोग इसके मेंबर हैं कि वो इसके जजमेंट को फॉलो करें, क्योंकि अगर इतना बाइंडिंग होता तो शायद वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इशू हैं वो सॉल्व हो जाते, क्योंकि आईसीजे डिसाइड कर देता और वो मानना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट इसका ऑर्गन है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। आज इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, ये काम करना भी बंद हो गया अब तो ये। अब इसका काम क्या था, ये जो ब्रिटेन ने, बाकी के जो बड़ी कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपना साम्राज्य बना रखा था अफ्रीका और एशिया के अंदर, उन कंट्रीज़ को हेल्प करना कि वो इंडिपेंडेंस ले, अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सोशली कह लीजिए, इकोनॉमिकली कह लीजिए, उसको स्टेबल करने में, उसको चलाने में हेल्प करे। इट्स अ ट्रस्टीशिप काउंसिल, उनको हेल्प करे, उनको इंडिपेंडेंस दिलवाए, ये उसका काम था। लेकिन जब सारे ही देश आज़ाद हो गए तो इसका काम भी होना बंद हो गया, इसकी अब कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गई है। तो स्टार्टिंग में 11 टेरिटरीज़ इसके अंडर थी, जो ट्रस्टीशिप के अंदर थी। बाद में जो है सबको इंडिपेंडेंस मिल गया। सो बाय 1994 के बाद जो है इसको काम करना बंद हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का, और लास्ट पलाऊ लास्ट कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस लिया, और वो ट्रस्टीशिप बंद हो गया। लास्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द यूएनओ, और इंडिया का क्या स्टेटस है यूएनओ के अंदर। देखिए, यूएनओ की कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, लाइक यूएनओ अगर कुछ डिसाइड करता है तो उसका डिसीज़न ऐसा फोर्सफुली आप किसी कंट्री पे अप्लाई नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं है कि उसे मानना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक इनडायरेक्ट वे में एक फ़ोर्स है यूएनओ के अंदर की, जैसे कोई भी उसके डिसीज़न को अवॉइड नहीं कर सकता है। जो उसने डिसाइड किया है वो कुछ हद तक मान्य होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद फिर से एक और वर्ल्ड वार हो जाता, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर पावर है, एटम बॉम्ब सभी के पास है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सब पे नज़र रखती है कि कोई ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है, या ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है कि जो युद्ध होने की स्थिति पैदा करे। और विश्व की सबसे पावरफुल जो कंट्रीज़ है वो इसकी मेंबर हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो वो उनकी इजाज़त के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए यूएनओ की बहुत इम्पोर्टेंस है। बट इसके लूप होल्स भी हैं। लूप होल्स जैसे कि यूएनओ के पास कोई अपनी आर्मी नहीं है, जितनी भी इसकी कंट्री जो मेंबर्स हैं वो यूएन फ्लैग के अंडर अपनी आर्मी सेंड करती हैं। यूएनओ की आर्मी कहेगा, जैसे कि अभी पीछे कुछ टाइम में यूएनओ ने कई देशों में अपनी यूएन की आर्मी भेजी, वहाँ पर शांति कायम करने के लिए, जो सऊदी अरब की जो कुछ कंट्रीज़ थी वहाँ पर भेजी गई थी। तो अपनी आर्मी ना होते हुए भी यूएन की जो मेंबर्स हैं वो आर्मी भेजते हैं यूएन फ्लैग के अंडर, तो इसे लूप होल भी कह सकते हैं, एक बेनिफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी एक पर्सनल आर्मी रखेगा तो वो एक अलग स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। बट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों का मिला जुला एक ऑर्गेनाइजेशन है।
सेकंड इसका लूप होल ये है कि इसके जो जजमेंट जो होता है आईसीजे का, वो किसी पे बाइंडिंग नहीं होता। फोर्सफुली आप किसी को फॉलो करने के लिए कह नहीं सकते हो। लेकिन सेम वही चीज़ें कि भी मेंबर्स इसके इतने स्ट्रॉन्ग है, तो जो अगर आईसीजे के अंडर आता है अपना मैटर लेके, तो वो इसी उम्मीद से ही आता है कि भी जो डिसीज़न होगा वो उसको फॉलो करेगा, राइट। ये इसका प्रेजेंट सिनेरियो कह सकते हैं हम। नेक्स्ट जो है यूएनओ में इंडिया का क्या स्टेटस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट में भी पूछा जाता है, और जो मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी वो क्वेश्चन वाइज ही हैं, मतलब ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, लेकिन यूएनओ बना 1945 में। उसके बावजूद जो है इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर्स है, जो जिन 51 कंट्रीज़ ने इसके चार्टर पे साइन किया, इंडिया भी उनमें से एक था, राइट। जब इंडिपेंडेंस मिला तो फिर से अलग से एक जो रिकॉग्निशन होती है वो इंडिया ने दी यूएनओ को। तो इसका जो चार्टर था, यूएन का जो चार्टर बना, यूएन डिक्लेरेशन जो वाशिंगटन डीसी में था 1944 में, जिस पे इंडिया ने भी साइन किया था। फिर बाद में जो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को, जो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चली, उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का 8 बार मेंबर बन चुका है। इट मीन्स 2 साल तक की इनका टेन्योर होता है, तो 16 साल तक इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है। मोस्ट रिसेंट जो है अभी 2021 से लेकर 2021 से लेकर 22 तक भी नॉन परमानेंट जो मेंबर है वो इसका इंडिया बन चुका है। जो इसका इलेक्शन हुआ है ये है 17 से 18 जून 2020 में ही ये इंडिया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 74th सेशन था जनरल असेंबली का, जो यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुआ था। वहीं पर इंडिया का इलेक्शन हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। अभी मैं आपको इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो इसमें 5 जो है नए ऐड हुए हैं। जो बाकी के 5 हैं उनकी सदस्यता 2021 में ख़त्म हो जाएगी। जिनकी 2020 में ख़त्म होनी थी उनकी जगह पे अभी 5 नए जो हैं चुन लिए गए हैं। उनकी ख़त्म होते तुरंत इनका 5 की मेंबरशिप शुरू हो जाएगी। तो जो बाकी के और जो मैं 5 बताऊंगी उनकी 2021 में जाके ख़त्म होगी। तो पुराने जो फॉर्म है जिनकी 21 में ख़त्म होने वाली उनमें हैं साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, बेल्जियम एंड जर्मनी। इनकी 2021 में सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, और 2020 में जिनकी ख़त्म हुई है और उनकी जगह पर जो 5 और कंट्रीज़ ऐड हुई है, ये है केन्या, इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड एंड नॉर्वे। तो टोटल ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, राइट। नेक्स्ट 74th सेशन के बारे में देख लेते हैं, जो अभी हालिया ही हुआ था। जनरल असेंबली का मीटिंग हुई थी ये 17 सितंबर 2019 से ये 16 सितंबर 2020 तक चलेगी ये मीटिंग। पूरा जो ये टेन्योर है ये 1 साल का। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है जनरल असेंबली का 4 जून 2019 में, अभी जनरल असेंबली का। दिस इज़ तिजानी मोहम्मद बांदे, ये नाइजीरिया की हैं। ये जनरल असेंबली की जो है प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। अब 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित विजया लक्ष्मी जो है ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी जनरल असेंबली की। मतलब पहली महिला इंडियन थी जो ये जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी, राइट। और सबसे पहले जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण जो है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अब तक आईसीजे के अंदर 4 जजेस इलेक्ट हो चुके हैं इंडिया के। वो थे बेनीगल राव, नरेंद्र सिंह, आर.एस. पाठक, दलबीर भंडारी। और दलबीर भंडारी जी को अभी 2017 में दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है। तो ये आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। यूएनओ के पास अपनी कोई खुद की आर्मी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो यूएन फ्लैग के अंडर अपनी आर्मीज़ भेजते हैं अगर कहीं पे ज़रूरी होता है। तो इसे पीस कीपिंग आर्मी बोला जाता है, पीस कीपिंग फोर्स बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको भेजा गया था, ये 7 नवंबर 1956 को भेजा गया था। स्वेज क्राइसिस हुआ था। स्वेज नहर जो है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था इजिप्ट के जो राजा थे उन्होंने। तो इस पे इज़राइल ने हमला किया था इजिप्ट के ऊपर, जिसमें यूके और फ्रांस भी इन्वॉल्व हो गए थे। यूके और फ्रांस जो है अपने पर्सनल बेनिफिट, क्योंकि स्वेज नहर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है
व्यापार के नज़रिए से, तो उसका नेशनलाइजेशन कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट इज़राइल ने इजिप्ट पे हमला कर दिया था। तब जो है यूएनओ ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी इजिप्ट के अंदर कि ये इस तरह का जो मामला है सेटल किया जा सके। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि स्वेज नहर का जो मैटर था वो आईसीजे के अंदर भी गया था, इसका भी एक जजमेंट आया था, तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। यूएन की एजेंसीज देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया सब्सिडरी एजेंसीज होती हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड या किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए बनाई जाती हैं। यह जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक सर्टेन ऑब्जेक्ट या टारगेट के लिए बनाई जाती है, जिनका अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो उसे बंद भी किया जा सकता है। तो ये सारा था यूएनओ के बारे में। आई होप कि बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यूएनओ के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।